प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वाकया है ही एक ऐसे शोहर का जिसने अपनी हाफिज़े कुरान बीवी की शादी एक कुत्ते से कर दी। आखिर इस जालिम शोहर ने अपनी बीवी के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप खुद आपका दिल करेगा कि सुनते जाएं, आपका दिल नहीं भरेगा। एक गांव में एक बानो नामी लड़की रहती थी जो कि बहुत गरीब माँ बाप की बेटी थी। बानो का बाप नशेई था और शराब पीता था और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके अपने घर का गुजर बसर कर रही थी। बानो को पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, मगर बानो की माँ स्कूल की फीस नहीं दे सकती थी, इसलिए बानो जामिया में जाकर कुरान की तालीम हासिल करने लगी। और फिर देखते ही देखते बानो ने कुरान पाक को हिफ्स कर लिया। बानो पर्दे की बहुत पाबंद थी और एक बाहया लड़की थी। वो घर से बाहर नहीं जाती थी, उसकी माँ ही लोगों के घरों में काम किया करती थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब थी तो उसकी माँ कहने लगी, बेटी आज मेरे साथ काम में हाथ बटाने के लिए मेरे साथ चलो, काम करके हम जल्दी वापस आ जाएंगे। बानो की माँ जहाँ पर काम करती थी वो काफी बड़ा बंगला था। जब वो अपनी माँ के साथ बंगले पर काम करने के लिए पहुंची तो बानो की माँ ने किचन में काम करना शुरू कर दिया और बानो को सफाई करने का कह दिया। वो सारे कमरों की सफाई कर चुकी थी। जब वो आखिरी कमरे की सफाई कर रही थी तो एक नौजवान शावर लेकर अचानक ही वॉशरूम से बाहर निकला। उस लड़के को देखकर बानो के तो रोंगटे खड़े हो गए और वो उल्टे कदमों वापस बाहर आ गई। लेकिन वो लड़का तो बड़ा अजीब नजरों से बानो को देख रहा था, जैसे वो बानो को खा ही जाएगा। बस एक वही लम्हा था जब बानो इस नौजवान के दिल में उतर गई थी, क्योंकि वो 2 दिन के बाद बानो की माँ ने बताया बंगले के मालिक नूरुद्दीन ने बानो का हाथ मांगा है। इस पर बानो अपनी माँ से कहने लगी, माँ वो 40 साल का मर्द है और मैं सिर्फ 16 साल की हूँ। लेकिन बानो की माँ ने जब से इस रिश्ते का सुना था तो वो खुशी से झूम रही थी। उसे कोई परवाह नहीं थी कि मेरी बेटी कम उम्र है और मैं अपनी बेटी को उम्र रसीदा लड़के से प्यार रही हूँ। वो अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी तुम बड़ी किस्मत वाली हो, मैं जिस घर में सफाई के लिए जाती हूँ तो वहाँ की मालकिन बन जाएगी। जरा सोचो तो सही तेरी किस्मत कैसे रंग लाई है। बानो का बाप भी जो सारा दिन नशे में धुत रहता था, वो भी इस रिश्ते के लिए बहुत खुश था, क्योंकि इसकी तो लॉटरी निकल आई थी। वो सोचने लगा जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं इससे मांग लिया करूंगा और अब मुझे एक शराब की बोतल के लिए लोगों के हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। जब मेरी बेटी शादी करके बंगले में जाएगी तो मैं इसके शोहर से हर महीने पैसे वसूल लिया करूंगा। बानो अपने अब्बा की बात सुनकर जैसे पत्थर की बन गई थी। अब्बा पता नहीं कैसा बाप है जो बेटी की शादी करके उसके पैसे लेना चाहता है। बानो अपनी माँ से साफ कहने लगी, माँ मुझे इस शख्स से शादी नहीं करनी। पहले तो आप मेरा स्कूल जाने का शौक पूरा करें, क्योंकि मैं अभी छोटी हूँ और पढ़ना चाहती हूँ, और वैसे भी वो शख्स तो मेरे अब्बा की उम्र का है। बानो की माँ कहने लगी, अरे पगली, मर्द की उम्र कौन देखता है, और तू पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लेगी, कौन सी तेरी नौकरी लग जाएगी, रहना तो तुझे इस झोंपड़ी में ही है। इससे बेहतर है कि सीधा बंगले की मालकिन बन जाओ। बानो के लाख इनकार करने के बावजूद भी इसकी माँ ने हफ्ते भर में नूरुद्दीन के साथ बानो का निकाह करके उसे रुखसत कर दिया। और उसकी माँ ने तो ये तक नहीं सोचा कि वो आखिर बानो से शादी करना क्यों चाहता है, मगर बानो बार बार यही सोच रही थी, एक बंगले के मालिक को क्या कोई और लड़की नहीं मिली जो वो अपने ही घर की नौकरानी से शादी करने को तुल गया? या फिर शायद बानो की कम उम्री और खूबसूरती की वजह से हुआ था। जैसे भी हुआ, बानो दुल्हन बनकर नूरुद्दीन के बंगले में पहुंच चुकी थी और उसको मालकिन का रुतबा भी मिल गया था। बानो की माँ बाप के लिए इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती थी। शादी की रात जब बानो का शौहर कमरे में आया तो वो अकेला नहीं था। उसी बात ने बानो को न सिर्फ हैरान कर दिया, बल्कि वो बहुत ज्यादा खौफसदा भी हो गई थी। उसके साथ एक स्याह रंग का आला नस्ल का कुत्ता था, जिसकी बड़ी सी जुबान बाहर लटक रही थी। बानो का दिल तो हिल गया और चेहरा पसीने से भीगने लगा। बानो को तो बचपन से ही कुत्तों से बहुत ज्यादा खौफ आता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी की रात
शौहर कुत्ते के साथ कमरे में आएगा। वो हैरान परेशान अपने शौहर को देख रही थी। जब नूरुद्दीन बानो के करीब जाकर बैठ गया तो उसके हाथ में कुत्ते की जंजीर थी और कुत्ता भी इसके साथ बिस्तर पर आ गया। और बानो डर कर पीछे हटी और अपने शौहर से कहने लगी, खुदा का वास्ता है इसे कमरे से बाहर भेज दीजिए, मुझे डर लग रहा है। बानो की बात सुनकर नूरुद्दीन मुस्कुरा कर कहने लगा, डरने की क्या बात है, अब तो तुम्हारा जीना मरना हमारे साथ है। बानो डरते हुए कहने लगी, मैं कुत्ते की बात कर रही हूँ और मुझे शुरू से ही कुत्तों से बहुत नफरत है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नूरुद्दीन ने कुत्ते को उठाकर बानो की गोद में डाल दिया। बानो का तो दिल ऐसे जैसे धड़कना ही भूल गया। उसने मारे खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सांस रोक लिया। कुत्ता अपनी जुबान से बानो के हाथ पांव चाटने लगा। बानो को तो जैसे अपने आप से कराहत महसूस हो रही थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि इसकी जिंदगी में कभी ऐसा भी दिन आएगा, और वो भी शादी की रात। बानो की ऐसी हालत देखकर उसका शौहर बुलंद कहकहा लगाकर हंसने लगा और कहने लगा, अरे ऐसी भी क्या बात है, अपनी आंखें तो खोलो, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है। ये दौलत, ये शान शौकत, ये सब इसी कुत्ते की वजह से ही तो है। अपने शौहर की ऐसी बातें सुनकर वो हक्का बक्का रह गई। भला कुत्ते की वजह से ये दौलत और शान शौकत कैसे हो सकती है? जब नूरुद्दीन ने कुत्ते को इसकी गोद से उठाया तो उसकी सांसें कुछ बहाल हुई। फिर नूरुद्दीन कहने लगा, अगर तुम इसी तरह खौफजदा रहोगी तो मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। यूं समझो तुम्हारी इस हरकत ने तो मुझे एहसास दिलाया कि तुम्हारे खौफजदा होने से मेरी दौलत दुगनी हो सकती है। नूरुद्दीन की बात तो बानो के सर के ऊपर से गुजर चुकी थी। वो सोच रही थी, पता नहीं अम्मा ने किस नफसियाती इंसान से मेरी शादी कर दी। भला शादी की रात कौन कुत्ते को साथ लेकर आता है, और फिर ऊपर से इसके शौहर की बहकी बहकी बातें। उसे यकीन हो गया था कि उसके शौहर की जहनी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे पहले कि नूरुद्दीन और बानो के दरमियान कोई और बात होती, कमरे का दरवाजा बजा तो नूरुद्दीन उठकर दरवाजे की तरफ चला गया। न जाने इस वक्त दरवाजे पर कौन था, लेकिन वो कुत्ते की जंजीर पकड़े बाहर निकल गया। बानो अपने दिल ही दिल में अपनी अम्मा से शिकवा कर रही थी कि पता नहीं आंखें बंद करके मुझे अम्मा ने किसके साथ रुखसत कर दिया। जिस तरह नूरुद्दीन अपने साथ कुत्ते को लेकर आया था, बानो को दम निकलने लगा था। वो बिस्तर पर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। बानो इंतजार करते करते सो गई। जब सुबह आंख खुली तो तब तक उसका शौहर गड़बड़ा नहीं आया था। इतने में बानो की माँ सफाई के लिए आ चुकी थी। बानो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई कि इस तरह नूरुद्दीन कमरे में कुत्ते को साथ लेकर आया था और उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। वो मेरे हाथ पांव चाटने लगा और मेरा शौहर बजाय गुस्सा करने के उसे तो जैसे ये सब देखकर मजा आ रहा हो। माँ अपनी बेटी की बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, अरे बेवकूफ लड़की, ये लोग हर जगह महंगे महंगे कुत्तों को भी साथ रखते हैं और उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर तुझे अपना शौहर का दिल जीतना हो तो तुझे इस कुत्ते के साथ दोस्ती करना होगी, क्योंकि अब जो तेरे शौहर की खुशी है वही तेरी खुशी है। इतना कहकर उसकी माँ अपने कामों में लग गई और बानो अपने कमरे में आकर नमाज पढ़ रही थी। बानो जब भी नमाज पढ़ती थी तो उसको इसके पास कोई होश नहीं रहती थी। उस वक्त नूरुद्दीन घर में आ चुका था और आकर बानो के पास जमीन पर बैठ गया और वो उससे माफी मांग रहा था कि रात को मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया। चलो तुम जल्दी से नमाज पढ़कर तैयार हो जाओ, तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। बानो अभी दुआ मांग रही थी कि इतने में एक मुलाजिम कुत्ते की जंजीर पकड़े हुए कमरे में आ गया। नूरुद्दीन कुत्ते को देखकर खिल उठा था और कहने लगा, यहाँ आओ मेरे टूनी, आज से ये तुम्हारी मालकिन है और यही तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम भी इससे मोहब्बत करना। बानो ने अभी दुआ नहीं मांगी थी कि वो जायनमाज उठाकर एकदम से खड़ी हो गई और गुस्से से कहने लगी, आखिर इस कुत्ते को बार बार अपने कमरे में लाने की क्या जरूरत है? मैं कितनी दफा कह चुकी हूँ कि जिस घर में कुत्ते होते हैं वह रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इस कुत्ते की वजह से मैं सुकून से नमाज भी नहीं पढ़ पा रही। आप जैसे अमीर लोगों के चौंचलों में नहीं जानती। अमीर लोग इंसानों से ज्यादा कुत्तों से लगाव रखते हैं। नूरुद्दीन खामोशी से इसकी बातें सुन रहा था। फिर कहने लगा, हम दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं, मैंने टिकट बुक करवा ली है, हमें दोपहर को ही निकलना है, तुम तैयारी कर लो। ये सुनकर बानो परेशान हो गई
کیونکہ ابھی تو اس کی شادی کو ایک دن ہوا تھا اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی ازدواجی تعلق قائم ہوئے تھے۔ پھر اس طرح کسی کے ساتھ دوسری جگہ جانا بانو کے لیے بہت مشکل تھا، اور ویسے بھی وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ بانو غریب ضرور تھی، مگر اس نے کبھی اپنے گھر کی چار دیواری سے بلا ضرورت قدم باہر نہیں نکالا تھا۔ پھر وہ سوچنے لگی، آخر کار نور الدین میرے شوہر ہیں، میں اسے انکار نہیں کر سکتی۔ پھر وہ اپنا سامان پیک کرنے لگی اور نور الدین کے ساتھ سفر کے لیے نکل پڑی۔ بانو نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ نور الدین کو اس کے حجاب سے بڑی کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ بانو کو ایک دم سے غصہ آیا جب اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کتے کو بیٹھا دیکھا، جسے نور الدین ٹونی کہہ کر پکار رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے بغیر ہمارا ایک پل بھی گزارا نہیں ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ دونوں ایک فارم ہاؤس میں پہنچ گئے اور نور الدین کہنے لگا، اب ہم کچھ دن یہیں گزاریں گے۔ جب بانو کمرے میں آئی تو نور الدین نے الماری کھولی اور اس میں پہلے ہی ایک ڈریس موجود تھی۔ وہ نکال کر اس نے بانو کی طرف بڑھا دی، اور اس ڈریس کو دیکھ کر بانو تو ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ کافی نیم برہنہ ڈریس تھا۔ نور الدین کہنے لگا، جاؤ اسے پہن کر آؤ، لیکن بانو نے وہ لباس پہننے سے انکار کر دیا۔ تو کہنے لگا، ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے، ہم یہاں ہنی مون کے لیے آئے ہیں، تمہیں یہ سب پہننا ہوگا صرف میری خوشی کے لیے۔ تمہارے باپ نے تمہیں بتایا نہیں کہ تمہیں میری ہر خوشی کا خیال رکھنا ہوگا؟ بانو نے خاموشی سے سر کو جھکا دیا۔ وہ لباس بانو کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہنے لگا، جاؤ تبدیل کر کے آؤ، نہیں تو مجھے خود تبدیل کروانا آتا ہے۔ اس کی ایک دم سن کر وہ خود ہی لباس پہن کر واپس آئی۔ نور الدین بانو کو دیکھ کر مسکرایا اور ٹونی سے کہنے لگا، جاؤ جا کر اپنی مالکن کو لے کر آؤ۔ بانو گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن ٹونی تو دوڑتا ہوا بانو کی گود میں چڑھ گیا اور اس کے چہرے کو سونگھنے لگا۔ بانو کا تو سانس ہی رک چکا تھا۔ کتے کی زبان سے بانو کو گھن آ رہی تھی۔ بانو نے خوفزدہ ہو کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ بانو کے اس طرح روتا ہوا دیکھ کر نور الدین ہنسنے لگا۔ کتا بانو کو تنگ کرتا رہا۔ پھر کافی دیر کے بعد نور الدین اس کے پاس آیا۔ اس نے پہلے تو بانو کے حلیے کو درست کیا اور کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ ذرا سا ٹونی تمہارے پاس آ گیا، تمہاری تو حالت ہی خراب ہو گئی۔ ابھی تو تمہیں اور بھی بہت کچھ برداشت کرنا ہوگا، تم تھوڑی سی ہمت رکھو۔ اس نے پانی کا گلاس بانو کو پلایا تو اس کی کچھ حالت درست ہوئی۔ بانو روتے ہوئے کہنے لگی، آخر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میری شادی تم سے ہوئی ہے، اس کتے سے نہیں، جو اس کتے سے تم شوہر جیسی حرکتیں کروا رہے ہو۔ لگتا ہے تیری انسانیت ویسے ہی مر گئی۔ نور الدین ہنس کر کہنے لگا، اچھا تو یہ بات ہے، یہ مسئلہ بھی حل کر دیتا ہوں۔ ابھی کے ابھی یہ مسئلہ حل کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اس نے ایک بڑی سی چادر بالوں کے اوپر پھینکی، جسے بانو نے اوڑھ لیا، اور تھوڑی دیر بعد 2 آدمی ایک فائل کو لے کر کمرے میں آئے، جس میں 1-2 امام مسجد لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی بڑی داڑھی تھی۔ نور الدین نے زبردستی سے اس فائل پر دستخط کروائے۔ بانو تو جانتی کچھ نہیں تھی کہ آخر یہ کون سے کاغذات ہیں۔ جب وہ دونوں آدمی باہر چلے گئے تو نور الدین کہنے لگا، تمہارا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، یہ دیکھو اب تم اس ٹونی کی دلہن بن چکی ہو۔ پھر نور الدین نے بانو سے چادر پکڑ کر پھینک دی۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر ایک آدمی چلا آیا، جسے دیکھ کر بانو کی سانسیں رک گئی تھی، کیونکہ اس کے جسم پر نیم برہنہ سا لباس تھا۔ بانو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس آدمی کی نظروں سے خود کو کیسے چھپائے۔ وہ اپنے دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ اے میرے اللہ، کاش زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہ آدمی نور الدین کے قریب جا کر کہنے لگا کہ اس دفعہ تو آپ نے بہت ہی کم عمر اور جوان لڑکی ڈھونڈی ہے، کام کرنے میں بہت مزہ آئے گا۔ بانو اپنا سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی آنکھیں بند کر کے یہ تصور کر رہی تھی جیسے میں اس آدمی کی نظروں سے غائب ہو چکی ہوں۔ اور پھر اس آدمی نے بانو کی تھوڑی پکڑ کر اوپر کی۔ واہ سبحان اللہ، کیا کام کی چیز ہو تم، تمہیں دیکھ کر تو میرا نشہ دوبالا ہو گیا۔ پھر بولا کہ تم بہت خوبصورت ہو، تھوڑی سی محنت کرو گی تو بڑا پیسہ کماؤ گی اور ہماری بھی قسمت جاگ جائے گی۔ وہ آدمی اپنے ساتھ آیا، بیگ لے کر آیا تھا، اور اس نے جیسے ہی وہ بیگ کھولا، اس کے اندر ایک بڑا سا کیمرہ نکال کر بانو کے سامنے کھڑا ہو گیا اور نور الدین سے کہنے لگا تو انہیں کے سمجھ کر بھیج دیا۔ بانو کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر گزری، نور الدین نہ جانے ٹونی کو کیا سمجھا کر لایا تھا۔ وہ آتے ہی بانو کے جسم پر چڑھ گیا، اس کو چاٹنے لگا۔ بانو مزید حیران تب ہوئی جب وہ آدمی ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ کتا جو جو حرکت کر رہا تھا وہ آدمی سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ کیے جا رہا تھا، لیکن ٹونی کا رویہ پہلے جیسا نہیں تھا۔
इस बार कुत्ते का अंदाज कुछ और ही था। अस्तगफिरुल्लाह, उसने देखते ही देखते बानो को नींद बरहना कर दिया। बानो की चीखों से सारा कमरा ही गूंज रहा था, लेकिन नूरुद्दीन उसे समझा रहा था कि तुमने चीखना नहीं बल्कि मुस्कुराना है। लेकिन बानो तो मुसलसल रोए जा रही थी। जब उनकी मर्जी की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी तो नूरुद्दीन ने रिकॉर्डिंग रुकवाकर टोनी को हटाया और बानो को जोरदार थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। कहने लगा, बेवकूफ लड़की, हमारा वक्त जाया न करो। बड़ी आई हाफिजे कुरान लड़की, हमारा बनाया खेल तुमने बिगाड़ कर रख दिया। पहले तो तुम्हें ये मसला था कि तुम्हारी शादी टोनी से नहीं मुझसे हुई है, मगर अब तो तुम्हारा निकाह टोनी से हो गया ना। तुम्हें बस थोड़ा सा मुस्कुराना है और एंजॉय करना है। यूँ समझ लो तुम टोनी के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ हो, और ये हमारी सुहागरात है। टोनी तुम्हारे साथ वही सब कुछ करेगा जो मैं चाहूंगा। फिर वो बानो को प्यार से समझाने लगा, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत पैसा लगाया है। तुम्हारे बाप को हर महीने शराब के पैसे देता हूँ, और तुम्हारे बाप ने हमें इजाजत दे रखी है कि ये अब हमारी बेटी नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी है। बस तू हमें राजी करते रहना और हमारी बेटी तुझे राजी करती रहेगी। इसलिए मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। अब तुम्हें हमारे साथ मिलकर काम करना होगा। बानो रोते हुए कहने लगी, ये पैसे कमाने का कौन सा तरीका है? मैं तो ये सोचकर शर्म से मर रही हूँ कि मेरे बाप ने मेरे निकाह के बदले में एक शराब की बोतल खरीद ली। फिर नूरुद्दीन ने बानो को ऐसा राज बताया जिसे सुनकर बानो के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि वो गरीब और नेक लड़कियों से शादी करता है, फिर इन लड़कियों को यहाँ लाकर इस तरह की वीडियो बनाता है। तूने एक समझदार कुत्ता था, उसे सब मालूम था कि क्या कुछ रिकॉर्डिंग करना है, और फिर ये वीडियो करोड़ों रुपए में फरोख्त होती थी। फिर उसने बताया अब तक वो 40 लड़कियों के साथ ये सब कुछ कर चुका है और इन्हीं की वजह से वो इतना अमीर है। अब वो चाहता था कि बानो अपनी खुशी से ये काम करे और टोनी के साथ वीडियो बनाए, लेकिन उसके लिए ये मुमकिन नहीं था। वे कुत्ते के साथ कैसे ताल्लुक कायम कर सकती थी? बानो को तो अब नूरुद्दीन से नफरत हो रही थी। वो सोच रही थी, भला कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसके लिए तो हमारे निकाह की भी कोई हैसियत नहीं होगी। नूरुद्दीन और उसके दोस्त ने मिलकर बानो को खूब ब्लैकमेल किया। बानो का दिल रो रहा था और वो अल्लाह को पुकार रही थी, क्या है मेरे प्यारे अल्लाह, अपने इस मजलूम बंदे की मदद फरमा। बेशक तू अपने बेचारे बंदू के लिए मौजज़े करता है। ऐ रब, मेरे लिए भी कोई ऐसा मौजज़ा अता फरमा कि इस घटिया आदमी से मेरी जान छूट जाए। नूरुद्दीन और उसका दोस्त बानो की कई वीडियोस बना चुके थे और वो बार बार यही सोच रहे थे कि एक शोहर होकर वो कैसे ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। लेकिन शायद कयामत करीब आ चुकी थी और अब इस तरह का ये काम होना कोई बड़ी बात नहीं रही थी। पैसे के लालच में वो इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे अपनी आखिरत की परवाह न रही। उसका दोस्त वो वीडियो लेकर जा चुका था और वो कुत्ता भी एक नौकर के हवाले कर दिया गया था। बानो की हालत काफी खराब थी। उसे लगा शायद आज का दिन ही था जो अजियतनाक था, अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो गलत थी, क्योंकि अगले दिन उसका दोस्त फिर आया और फिर उस तरह की वीडियो बनने लगी। अब न जाने उन्हें कितने दिन यहाँ रहना था। नूरुद्दीन को तो जरा भी उस पर तरस नहीं आ रहा था। इस रात बानो पूरी रात जायनमाज पर बैठकर रोती रही और नूरुद्दीन दूसरे कमरे में हराटे लेकर सोता रहा था। बानो सजदे में जाकर इतना रोई कि जायनमाज भीग चुका था। जब वो जायनमाज उठाकर खड़ी हुई तो खुद से कहने लगी कि एक ना एक दिन जालिम की पकड़ जरूर होती है, मेरी दुआएं भी रंग ले आएंगी। अब इन्हें यहाँ पर आए हुए 5 दिन हो चुके थे। जब छठे दिन नूरुद्दीन का दोस्त कैमरा लेकर आया और कमरे में दाखिल हुआ तो बानो खुद ही जाकर बेड पर बैठ गई और अपने शोहर से कहने लगी, अभी तक टोनी क्यों नहीं आया? नूरुद्दीन तो पहले ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा कर कहने लगा कि लगता है अब तुम समझ चुकी हो। फिर यूं ही एक नौकर टोनी को लेकर कमरे में आया। बानो की आंखें बंद थी और वो बंद करके आंखें बैठी हुई थी। वो कुत्ता बानो की तरफ बढ़ने के बजाय अचानक न जाने उसको क्या हुआ कि उसने भागकर नूरुद्दीन को बुरी तरह काट लिया और वो इसके जिस्म पर जगह जगह काटता जा रहा था। बड़ी मुश्किल से इस कुत्ते को संभाला। वो कुत्ता तो जैसे नूरुद्दीन को आज छोड़ने वाला नहीं था। फिर एक आदमी जल्दी से आगे बढ़ा, उसे खींचता हुआ बाहर ले गया। लेकिन नूरुद्दीन की हालत काफी खराब हो गई थी। बानो ये देखकर न तो रो रही थी और न मुस्कुरा रही थी, बस खामोशी से देख रही थी। फिर इस नौकर ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर का यहाँ पहुंचना मुमकिन नहीं था। नूरुद्दीन के जिस्म से खून बहता चला जा रहा था। जिस्म की कई जगहों से गोश्त के टुकड़े बाहर निकल रहे थे। नूरुद्दीन की चीखों से सारा बंगला गूंज रहा था। बानो खौफजदा होकर एक कोने में सिमट चुकी थी।
काफी देर बाद डॉक्टर पहुंचा। उसने अच्छी तरह नूरुद्दीन का मुआयना किया और बताया कि कुत्ते को पागलपन का दौरा पड़ा है और कुत्ते को मुस्तकिल ऐसे इंजेक्शन दिए जाते थे जिससे उसकी जिनसी ख्वाहिशात में इजाफा होता रहे और वो औरतों के साथ गलत काम करता था। उसे जो इंजेक्शन दिए जा रहे थे ये इन्हें इंजेक्शन का नतीजा था। उसे पागलपन का दौरा पड़ा और एक पागल कुत्ते की काटने की वजह से नूरुद्दीन की हालत भी पागलों वाली हो गई थी। डॉक्टर ने नूरुद्दीन के खून को रोका लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो गई। वो बिल्कुल पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा और कुत्ते की तरह भौंकने की आवाजें निकालने लगा। अस्पताल में पहुंचकर उन्हें पता चला कि इसका इलाज नामुमकिन है। अब नूरुद्दीन ठीक नहीं हो सकता था क्योंकि वो न सिर्फ पागल हो चुका था बल्कि उसे एक खतरनाक वायरस हो चुका था और ये बहुत जल्द इंसान की जान ले सकता है। नूरुद्दीन ने पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते को चुना था। वही रास्ता उसे सीधा मौत के मुंह में ले जाने वाला था और वो भी एक दर्दनाक मौत, क्योंकि वो बिल्कुल पागल कुत्ते की तरह चीखता भौंकता और शोर मचाता जा रहा था और दूसरों को काटने के लिए दौड़ रहा था। और लोगों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उसकी दौलत भी उसके इलाज में काम नहीं आई थी, क्योंकि फिलहाल ऐसी कोई भी दुआ इजाद नहीं हुई थी जो इस वायरस को खत्म कर सकती। नूरुद्दीन का दोस्त उसकी हालत देखकर खौफजदा हो गया। उसने तो अपने गुनाहों से तौबा कर ली थी। अल्लाह की कुदरत यह थी कि उसने जितनी भी वीडियोस बनाई थी वो सारी खुद ब खुद खराब हो चुकी थी। मगर उस आदमी के दिल में खौफ खुदा आ चुका था। उसने सारी वीडियोस जाया कर दी थी और अपना कैमरा तोड़ दिया था और बानो के पैरों में गिरकर उन्हें माफी मांगने लगा और वो शर्मिंदा होकर हमेशा के लिए उस बस्ती को छोड़कर कहीं और चला गया था। फिर कुछ ही दिनों में नूरुद्दीन की इस वायरस की वजह से मौत हो गई और बानो नूरुद्दीन की बीवी होने की वजह से सारी जायदाद खुद ब खुद उसके पास आ गई। लेकिन उसने अपनी माँ बाप के साथ कोई राब्ता नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने आंखें बंद करके उसे नूरुद्दीन जैसे इंसान के हाथों फरोख्त कर दिया था। जितना भी किसी पर जुल्म कर ले, मगर अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। जब बजती है तो आवाज नहीं करती। अगर आज टोनी पागल ना होता तो शायद बानो की हालत भी पागलों जैसी हो चुकी थी। बानो ने अपने शोहर की दौलत का कुछ हिस्सा यतीम खाने में दे दिया और कुछ पैसों से उसने एक जामिया बनवाया जिसमें बानो बस्ती की सारी लड़कियों को कुरान की तालीम देने लगी और लड़कियों को माशरे के बदलते हुए हालात और लोगों के रवैयों से आगाह करने लगी और मुश्किलात से लड़ना सिखा रही थी। उसकी जिंदगी का अब एक ही मकसद था। वो लड़कियों को इस बात से आगाह करती थी कि वो आंखें बंद करके किसी पर भी यकीन ना करें, क्योंकि दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। बानो अब अपनी बस्ती की हर लड़की को कुरान की तालीम दे रही थी और हर गरीब का वो सहारा बन चुकी थी। और अब बानो की जिंदगी में कुरान और सिर्फ जामिया था, यही उसकी जिंदगी थी। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम बेटियों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ बहुत ही पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। शुक्रिया।